नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन के लिए 17 फरवरी को बैठक हो सकती है। सीईसी के सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री मोदी, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हैं। कमेटी की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति अगले सीईसी की नियुक्ति करेंगे। मौजूदा सीईसी राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म हो रहा है। बता दें, राजीव कुमार अपने कार्यकाल के दौरान काफी विवादों में रहे। विपक्ष ने खुलकर उनके खिलाफ मोर्चा खोला और चुनाव में धांधली तक के आरोप लगाए थे। केजरीवाल ने यह तक कहा था कि रिटायरमेंट के बाद अगली नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो चुनाव ही लड़ लें। और अब देखना होगा कि अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होता है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी स्नान के लिए महाकुंभ जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए यूपी कांग्रेस को तैयार रहने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में महाकुंभ में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 16 फरवरी को डुबकी लगा सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक उनके आने का प्रोग्राम लगभग फाइनल हो चुका है, तैयारियां की जा रही हैं। समान नागरिक संहिता से प्रभावित लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज अधिकारियों द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दे दी। यह आदेश उत्तराखंड सरकार द्वारा यूसीसी के लागू करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आया है, जिससे वो ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाईकोर्ट में इसके लागू करने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि जिन लोगों पर यूसीसी के तहत कार्रवाई की जाती है, वो अगर कार्रवाई को सही नहीं मानते हैं तो ऐसे लोग कोर्ट में जा सकते हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी नरेंद्र ने याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से बताया कि जो लोग अथॉरिटी द्वारा पीनल एक्शन का सामना कर रहे हैं, वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और ऐसे मामलों को सुना जाएगा। हाईकोर्ट ने इससे पहले उत्तराखंड सरकार को एक नोटिस जारी किया था और याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा था। बीजेपी के निर्वाचित विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि ये सारे जेल में जाएंगे। न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल नियुक्त होने के बाद जब हमारी पहली बैठक होगी और उसमें सीएजी की रिपोर्ट होगी तो जिन्होंने घोटाला किया है वो सारे मंत्री जेल जाएंगे। बताते हैं, इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत उनके कई बड़े नेता जेल जा चुके हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरएसएस को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को पूर्व वर्धमान जिले में होने वाली रैली के लिए अनुमति दे दी है। इसी के साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्ति को खारिज कर दिया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कलकत्ता हाईकोर्ट की जज अमृता सिन्हा ने आरएसएस रैली के आयोजकों को सशर्त अनुमति दी है। दरअसल आरएसएस की बंगाल यूनिट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 16 फरवरी को पूर्व वर्धमान जिले में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सभा के लिए पुलिस द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने को चुनौती दी थी। 119 अवैध अप्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी विमान 15 फरवरी को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतर सकता है। ये ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारतीयों का दूसरा ऐसा जत्था है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विमान रात करीब 10 बजे हवाई अड्डे पर उतरने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि 119 अवैध भारतीय प्रवासियों में से 67 पंजाब से, 33 हरियाणा से, 8 गुजरात से, 3 उत्तर प्रदेश से, 2 गोवा और महाराष्ट्र और राजस्थान से और 1 हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से हैं। अवैध प्रवास के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग अवैध रूप से दूसरे देशों में रहते हैं उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो लोग सत्यापित हैं और वास्तव में भारत के नागरिक हैं, अगर वो अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं तो भारत उन्हें वापस लेने के लिए तैयार है। लेकिन ये हमारे लिए यहीं तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि ये सामान्य परिवार के लोग हैं, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जिन्हें गुमराह करके यहाँ लाया जाता है। इसलिए हमें मानव तस्करी की इस पूरी व्यवस्था पर हमला करना चाहिए। अमेरिका और भारत को मिलकर इस तरह के इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करने का प्रयास करना चाहिए ताकि मानव तस्करी खत्म हो जाए। हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और हमें विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका की ओर दौड़ना मोदी की गलती थी, जो पहली बार इजरायल, जापान और जॉर्डन से मिले थे। भारत 1.5 अरब लोगों का एक लोकतांत्रिक देश है और 3 छोटे देश अमेरिका के सहयोगी हैं। इसलिए मोदी बिन पानी की मछली की तरह थे, जो ये नहीं जानते थे कि हमारी जरूरतों को कैसे बताया जाए। आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई ने शुक्रवार को कहा कि अपने व्यापारिक साझेदारों द्वारा लगाए गए हायर ड्यूटीज के बराबर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के अमेरिकी सरकार के कदम से भारत को ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है।
क्योंकि दोनों देशों के एक्सपोर्ट प्रोफाइल्स में अंतर है। बता दें, ट्रंप कह चुके हैं कि इंडिया समेत बाकी देश जो अमेरिका पर जैसा टैरिफ लगाएंगे, अमेरिका भी वैसा ही टैरिफ लगाएगा जैसे को तैसा, जिसको रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जा रहा है। एक उदाहरण का हवाला देते हुए ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने कहा कि अगर अमेरिका भारतीय पिस्ता पर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है, क्योंकि भारत भी उतना ही शुल्क लगाता है, तो भारत खुश है क्योंकि वो पिस्ता का निर्यात नहीं करता है। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि इसके अलावा भारत में अमेरिकी निर्यात के 75% वैल्यू के लिए औसत टैरिफ 5% से कम है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत भारत को कपड़ा, वस्त्र और जूते जैसे कई श्रम गहन सामानों पर उच्च अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ता है, जो कई उत्पादों पर 15 से 35% के बीच है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक स्पीच दी, जहां एक तरफ ट्रंप भारत के साथ व्यापार को बढ़ाने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने गुरुवार को ब्रिक्स देशों को कड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने ऐलान किया कि अगर ब्रिक्स देश कॉमन करेंसी लॉन्च करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अमेरिका में सभी आयातों पर 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स मर चुका है। इसके अलावा ट्रंप ने ब्रिक्स समूह पर बुरे मकसद से काम करने का भी आरोप लगाया। ब्रिक्स पर भड़कते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि जिस दिन वो कहें कि वो ऐसा करना चाहते हैं, वो वापस आएंगे और कहेंगे, हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं। ट्रंप ने कहा कि जब से मैंने इसका उल्लेख किया है तब से ब्रिक्स खत्म हो गया है। बता दें कि ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा ब्राजील, चीन, इजिप्ट, रूस, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। ये देश एक ऐसी करेंसी व्यवस्था पर काम कर रहे हैं जिससे इनके लिए कारोबार करना आसान हो। हालांकि ट्रंप लगातार धमका रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत समेत सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इससे जुड़े नए टैरिफ पॉलिसी पर गुरुवार रात दस्तखत किए। ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग में भारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि जब हार्ले डेविडसन भारत में अपनी मोटर बाइक नहीं बेच पा रही थी क्योंकि भारत में टैक्स बहुत ज़्यादा था, टैरिफ बहुत ज़्यादा था और हार्ले को मैन्युफैक्चरिंग बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे लगता है कि टैरिफ से बचने के लिए उन्हें भारत में एक फैक्ट्री लगानी पड़ी। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। टैरिफ से बचने के लिए वो हमारे यहाँ फैक्ट्री या प्लांट लगा सकते हैं। जिसके बाद बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत में सत्ता में बैठे किसी ने भी ट्रंप को ये सिखाने की कोशिश नहीं की कि 1.4 अरब आबादी वाले देश के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे में दोनों देशों के बीच एक अहम समझौता हुआ है, जिससे भारत और रूस दोनों को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात के बाद शुक्रवार को कहा कि दोनों देश समझौते के तहत इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारत अमेरिका से और अधिक तेल और गैस खरीदेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह समझौता अमेरिका को भारत का शीर्ष तेल और गैस आपूर्तिकर्ता बना देगा। उनका कहना है कि समझौते से दोनों देशों के बीच का व्यापार घाटा कम होगा। बता दें, भारत अपने करीबी सहयोगी रूस से सस्ता तेल लेता है। हालांकि अब ट्रंप लगातार धमका रहे हैं, जिसके बाद मोदी झुकते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि भारत अमेरिका से कितना तेल खरीदेगा और इसकी कीमतें क्या होगी। वहीं समझौते को लेकर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि बहुत संभावना है कि अमेरिका से भारत की तेल और गैस खरीद में बढ़ोतरी होगी। पिछले साल भारत ने अमेरिका से करीब 15 अरब डॉलर का तेल गैस खरीदा था। विदेश सचिव ने कहा कि जल्द ही अमेरिका से तेल और गैस की खरीद बढ़कर 25 अरब डॉलर हो जाएगी। पत्रकार रणविजय का कहना है कि ट्रंप और मोदी की मीटिंग से क्या निकला। अमेरिका भारत को फाइटर प्लेन भेजकर कमाएगा, अमेरिका भारत को तेल और गैस बेचकर कमाएगा, अमेरिका भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचकर कमाएगा, अमेरिका की कंपनियां मुनाफा कमा सकें इसके लिए भारत टैक्स कम करेगा। पीएम मोदी से अमेरिका में अडानी को लेकर सवाल पूछ लिया गया। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रेस से बात कर रहे थे, तभी पीएम मोदी से सवाल पूछ लिया गया कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक में गौतम अडानी के खिलाफ मामले पर चर्चा हुई। जब अमेरिका में पत्रकार ने अडानी का नाम लिया तो नरेंद्र मोदी झेप गए, चेहरे पर टेंशन साफ दिखी। फिर पीएम मोदी ने अडानी के सवाल पर वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करने लगे और अंत में अडानी पर आए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक है और हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम है। हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। मेरा मानना है कि हर भारतीय मेरा है। दो देशों के दो प्रमुख नेता कभी ऐसे व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं।
बता दें, सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए गौतम अडानी के खिलाफ राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार के दौरान 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर रिश्वत का आरोप लगा था। ऐसा कहा गया कि शर्तों में बदलाव के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई। कांग्रेस ने भी उस वीडियो को ट्वीट किया है जिसमें पीएम मोदी से अडानी को लेकर अमेरिका में सवाल पूछा जा रहा है। साथ ही कांग्रेस ने लिखा है कि अमेरिका में पत्रकार ने नरेंद्र मोदी के परम मित्र अडानी के भ्रष्टाचार से जुड़ा सवाल किया। नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत मामला बताते हुए इधर उधर की बात करने लगे। सवाल सुनते ही चेहरे का रंग उड़ गया। अडानी को लेकर श्रीलंका, केन्या, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों में जांच चल रही है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका में तो भ्रष्टाचार के मामले में वारंट भी जारी हुआ। भर भर कर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत मामला है। ये शर्मनाक है। पीएम मोदी से अडानी पर अमेरिका में पूछे गए सवाल पर अब राहुल गांधी ने कहा है कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक पूरी हो चुकी है। इस बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। रक्षा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच में एक बड़ी डील हुई है। इस डील के तहत अमेरिका भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट उपलब्ध कराने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे लेकर कहा कि इस साल ही अब भारत के साथ अपनी मिलिट्री सेल्स को काफी ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। इसके ऊपर अब भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देंगे। ट्रंप और पीएम मोदी ने इस बात पर सहमति दे दी है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड को डबल किया जाएगा। एक बड़ी डील तेल और गैस की खरीद को लेकर हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका तेल और गैस सप्लाई करने के मामले में भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बनने वाला है। ट्रंप और मोदी के बीच में एक बड़ा ऐलान 2 नए दूतावास खोलने को लेकर भी हुआ है। पीएम मोदी ने बताया है कि जल्द ही बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 दूतावास खुलने वाले हैं। व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राना को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। भारत और अमेरिका की साझेदारी लोकतंत्र तथा व्यवस्थाओं को सशक्त बनाती है। हिंद प्रशांत में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने साल 2030 तक अपना द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ अमेरिकी व्यापार घाटा लगभग $100 बिलियन का है। उन्होंने कहा कि मैं और पीएम मोदी आपसी व्यापार को मजबूत करने और इसे अमेरिकियों के लिए और अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए बातचीत शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन पर कहा कि इसमें हमारी भूमिका नहीं है। ट्रंप से पूछा गया कि आप बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि और ये साफ दिखता भी है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान कैसे अमेरिका का डीप स्टेट काम कर रहा था। मोहम्मद यूनुस जूनियर सोरोस से भी मिले। आप पूरे परिप्रेक्ष्य में बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इसमें हमारे डीप स्टेट की भूमिका नहीं है। इस पर पीएम मोदी लंबे समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश का ख्याल पीएम मोदी रखेंगे। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने शुक्रवार को अपनी कथित खराब टिप्पणियों पर दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने पेश वकील अभिनव चंद्रचूड़ की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि याचिका 2-3 दिनों में सूचीबद्ध की जाएगी। वकील ने इस आधार पर तत्काल सुनवाई की मांग की कि इलाहाबादिया को आज असम पुलिस ने तलब किया है। बता दें, कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट में माता पिता और सेक्स पर इलाहाबादिया की टिप्पणी ने विवाद पैदा कर दिया है और देश के अलग अलग हिस्सों में उनके और अन्य के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईडी के एक मामले में एक आरोपी को जमानत देने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और उसे आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश को आकस्मिक और लापरवाह बताते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि बिहार में कथित अवैध रेत खनन के एक मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह के बेटे कन्हैया प्रसाद को जमानत देने में गलती हुई है, क्योंकि पीएमएलए के तहत जमानत सुरक्षित करने की कठोर शर्तें पूरी नहीं की गई थी। जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि आरोपी को आज से
1 सप्ताह के भीतर विशेष अदालत के समक्ष सरेंडर करना होगा। हमास ने उन 3 इजरायली बंधकों के नाम जारी कर दिए हैं जिन्हें फिलिस्तीनी कैदियों के बदले शनिवार को रिहा किया जाना है। हमास का यह फैसला तब आया है जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गजा में फिर से युद्ध छेड़ने की चेतावनी दी थी। इससे पहले हमास ने कहा था कि वो युद्ध विराम की शर्तों के उल्लंघनों के कारण बंधकों की रिहाई को रोक रहा है। हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल सीज फायर की शर्तों पर अमल नहीं कर रहा है, जिसके बाद इजरायल ने कहा था कि अगर शनिवार तक वो हमारे बंधकों को रिहा नहीं करते हैं तो हम गजा समझौता खत्म कर देंगे और युद्ध फिर से शुरू कर देंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अब तक की पिछली चर्चाएं शांति योजना बनाने के लिए निश्चित रूप से काफी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका से आने वाले संकेत मजबूत तो हैं, लेकिन उनमें एकरूपता नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ और बातचीत करने की जरूरत है। हालांकि जेडी वेंस के साथ आगामी वार्ता को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो केवल राष्ट्रपतियों के स्तर पर ही हो सकते हैं। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में पहुंचने के कुछ ही मिनटों बाद ज़ेलेंस्की ने अपने देश के भविष्य से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यूक्रेन नेटो में रहना चाहता है और वो रूस के कब्जा किए गए क्षेत्रों को मान्यता नहीं देगा। अमेरिका में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक की एप्पल और गूगल प्ले स्टोर पर फिर से वापसी हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टिकटॉक के प्रतिबंध को अभी रोकते हुए उसे 5 अप्रैल तक की छूट दी है। बता दें, पिछले महीने टिकटॉक बंद हो गया था। इसके बाद ट्रंप ने उस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें उसे प्रतिबंध से 75 दिनों की छूट दी गई। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोआन ने पाकिस्तान दौरे के दौरान वहां के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तुर्की की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टोक की कारें तोहफे में दिए। शरीफ ने तोहफे के लिए अर्दोआन को शुक्रिया कहा और वादा किया कि भविष्य में पाकिस्तान तुर्की की ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए अपने देश में और बेहतर माहौल बनाएगा। आईसीसी ने शुक्रवार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली क्रिकेट टीम को मिलने वाली पुरस्कार राशि की घोषणा की है। आईसीसी ने अपनी वेबसाइट पर जो जानकारी दी है उसके मुताबिक विजेता टीम को $22,40,000 यानी करीब 19.45 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं दूसरे नंबर पर यानी फाइनल में हारने वाली टीम को $11,20,000 करीब 9.72 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं सेमीफाइनल में हारने वाली टीम को $5,60,000 मिलेंगे यानी करीब 4.86 करोड़ रुपए मिलेंगे। बता दें, 19 फरवरी से शुरू हो रहे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 8 टीमें खेलेंगी। इसका फाइनल मैच 9 मार्च को खेला जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.